जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक सख्त नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात होते ही इंसानों को खाने वाला एक भयानक राक्षस निकलता है। वह इतना खतरनाक था कि उसे मारा नहीं जा सकता। एक रात मेरे चाचा राहुल अपनी प्रेमिका पूजा के साथ अंधेरे में गाँव लौटे। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। चाचा घबराई आवाज में बोले, पिताजी कोई हमारा पीछा कर रहा है। इंसान नहीं, वही इंसानों को खाने वाला राक्षस। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से था खा खा कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। रात की खामोशी में वह आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। सुनकर साफ लग रहा था कि वह हमारे घर के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। मैं खिड़की से चाचा को देखते हुए बोला, गांव का नियम भूल गए क्या? रात में बाहर निकलना मना है। चाचा बोले, बस बीच रास्ते में खराब हो गई इसलिए देर हो गई, जल्दी दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। मैंने दादी की तरफ देखा। 2 महीने पहले सामने वाले घर के लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। राक्षस ने किसी अपने की आवाज बनाकर उन्हें दरवाजा खोलने पर मजबूर किया था। जैसे ही दरवाजा खुला पूरे परिवार को उसने मार डाला। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, अमित अपनी दादी को लेकर पश्चिम वाले कमरे में चले जाओ, जो भी हो बाहर मत निकलना। इतने में कदमों की आवाज और पास आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे आंगन के बाहर ही खड़ा हो। चाचा घबराकर बोले, पिताजी उस कमरे में तो रक्षा पत्थर नहीं है, राक्षस अंदर आ जाएगा। क्या आप हमें मरवाना चाहते हैं? दादी रोते हुए बोली, अजी ये हमारा अपना बेटा है, दरवाजा खोल दीजिए। लेकिन दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, अगर जिंदा रहना है तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। दादी फिर बोली, ये राहुल ही है हमारा अपना बेटा। मैंने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वे दरवाजा न खोल दें। दादाजी बोले, राक्षस बदल चुका है, अब वह इंसानों को खाकर उनकी यादें और आवाज दोनों अपना लेता है। सुबह होने तक इंतजार करो। दादी की आंखों में आंसू आ गए। अगर सच में राहुल हुआ तो क्या हम उसे मरने के लिए छोड़ दें? दादाजी शांत स्वर में बोले, उस कमरे में भी रक्षा पत्थर है, चिंता मत करो। मैं चौंक गया, लेकिन पूरे गांव में तो हर घर को सिर्फ एक ही रक्षा पत्थर मिलता है, दूसरा कहां से आया? दादाजी बोले, ये मत पूछो। उसी समय आंगन के बाहर से फिर थक थक की आवाज आई। चाचा ने बाहर देखा और उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह और पूजा भागे हुए पश्चिम वाले कमरे में घुस गए और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही पल बाद राक्षस हमारे आंगन में दाखिल हो गया। मैं उसका चेहरा देखने ही वाला था कि दादाजी ने तुरंत खिड़की का पर्दा खींच दिया। दरवाजे पर लटका रक्षा पत्थर काला धुआं छोड़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य बुरी शक्ति से लड़ रहा हो। मैंने सोचा, पश्चिम वाले कमरे में तो पर्दा भी नहीं है, अगर चाचा और पूजा ने राक्षस को देख लिया तो डर के मारे पागल हो जाएंगे। दादाजी बोले, डर जाना बेहतर है उसके पेट में जाने से। सुबह होते ही चाचा पश्चिम वाले कमरे से रक्षा पत्थर लेकर बाहर आए। उन्होंने गुस्से में कहा, गांव का नियम है कि हर घर में सिर्फ एक रक्षा पत्थर होगा, ये दूसरा पत्थर कहां से आया? दादाजी बोले, सोचो, अगर ये पत्थर न होता तो क्या तुम सुबह तक जिंदा रहते? लेकिन चाचा गुस्से में बोले, मैं अभी गांव के मुखिया के पास जाकर शिकायत करूंगा कि आपने रक्षा पत्थर चुराया है। दादी घबराकर बोली, राहुल ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे अपने पिता हैं, अगर तुमने शिकायत कर दी तो इन्हें पेड़ से बांधकर सजा दी जाएगी। चाचा ने दादी की तरफ गुस्से से देखा। कल रात में दरवाजे पर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आप लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। क्या आपने कभी मुझे अपना बेटा समझा? इतना कहकर उन्होंने दादी को जोर से धक्का दे दिया। दादी गिरते गिरते बची। दादी रोते हुए बोली, बेटा हमें पता है तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन अपने पिता को मौत के मुंह में मत धकेलो। चाचा सिर्फ इतना बोले, अब इंतजार करो, और घर से बाहर चले गए। दादी उनके पीछे जाने लगी, लेकिन दादाजी ने रोक लिया। मुझे क्यों रोक रहे हो? दादाजी धीमी आवाज में बोले, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ी देर में मुखिया लोगों के साथ मुझे पकड़ने आएगा, उन्हें मत रोकना। उसके बाद अमित को साथ लेकर मुखिया के घर जाना। उसकी पत्नी से बांस नहीं, विलो बेंत की टहनी मांगना। रात होने पर उसे लेकर गांव के बाहर मेरे पास आना। रास्ते में चाहे जो दिखाई दे या कोई कुछ भी बोले, न जवाब देना, न पीछे मुड़कर देखना। दादी घबरा कर बोली, क्या इससे तुम्हें बचाया जा सकता है? दादाजी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस पश्चिम वाले कमरे की तरफ देखा। मैंने भी उधर नजर डाली। वहाँ पूजा आईने के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान बिल्कुल बनावटी और अजीब लग रही थी। उसे देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दादाजी धीरे से बोले, जब गांव के बाहर पहुंचो उस टहनी को जला देना, तभी मुझे बचाया जा सकेगा। दादी हैरान होकर बोली, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मुखिया की पत्नी से वही टहनी क्यों मांगनी है, अपने घर की क्यों नहीं? दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, अगर जिंदा रहना है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। इतने में घर के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। मैंने देखा गांव का मुखिया कई लोगों को साथ लेकर गुस्से में हमारे आंगन में घुस आया। मुखिया के आते ही कुछ नौजवानों ने दादाजी को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। मुखिया गरज कर बोला, गांव का नियम है कि हर घर में सिर्फ एक ही रक्षा पत्थर होगा, बताओ तुम्हारे पास दूसरा पत्थर कहां से आया? दादाजी चुपचाप खड़े रहे। मुखिया फिर बोला, अगर सच सच बता दोगे कि यह पत्थर कहां से मिला तो इस बार छोड़ दूंगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, इतनी घबराहट क्यों है मुखिया जी, मैंने तुम्हारे घर से तो नहीं लिया। यह सुनते ही गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, कहीं इन्होंने रमेश के घर से तो नहीं चुराया या फिर किसी और के घर से। मुखिया गुस्से से बोला, चुप रहो। फिर दादाजी ने अचानक पूछा, मुखिया जी आपके घर से मेरे घर तक आने में कितना समय लगा? मुखिया बिना सोचे बोल पड़ा, लगभग 10 घंटे। इतना सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। सबको पता था कि दोनों घरों के बीच मुश्किल से 10 मिनट की दूरी थी। लोग हैरानी से मुखिया की तरफ देखने लगे। मुखिया तुरंत चिल्लाया, क्या देख रहे हो, इसे ले जाओ और पेड़ से बांध दो। गांव वालों ने सोचा कि गुस्से में मुखिया से जुबान फिसल गई होगी, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं दादाजी को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक नजर से मुझे रोक दिया। मैं बेबस होकर वहीं खड़ा रह गया। उधर चाचा राहुल ताना मारते हुए बोले, जो दूसरों का रक्षा पत्थर चुराएगा उसका यही अंजाम होगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आगे बढ़कर चाचा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। शर्म नहीं आती? कोई बेटा अपने ही बाप की शिकायत करता है? चाचा गुस्से से मेरी
मेरी तरफ बढ़े, लेकिन दादी बीच में आ गई। उन्होंने चाचा को धक्का देते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से। चाचा की आंखों में अजीब सी क्रूरता दिखाई दे रही थी, जैसे वह किसी पर हमला कर देंगे। दादी कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे भूख लगी है, खाना तैयार रखना। इतना कहकर वह अपनी प्रेमिका पूजा के साथ घर से निकल गए। बोले कि गांव के आसपास घूम कर आते हैं। दादी ने पीछे से आवाज लगाई, जल्दी लौट आना, शाम होने वाली है, रात में राक्षस निकलता है। लेकिन चाचा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दादी ने लंबी सांस ली और रसोई में चली गई। मैं अकेला आंगन में पौधों को पानी दे रहा था। तभी मुझे मुख्य दरवाजे के पास किसी की आहट सुनाई दी। मैंने उधर देखा, दरवाजे पर चाचा राहुल खड़े थे। वह लगातार मेरी तरफ घूर रहे थे। उनकी आंखें अजीब तरह से इधर उधर घूम रही थी। न जाने क्यों उन्हें देखते ही मेरे मन में एक अजीब डर पैदा हो गया। चाचा मुस्कुराए और हाथ से इशारा किया, इधर आओ। मैं 2 कदम पीछे हट गया। उनका चेहरा सुबह जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जितनी देर मैं उन्हें देखा, उतना ही उनका चेहरा डरावना और भयानक लगा। मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया, क्या दरवाजे पर खड़ा आदमी सचमुच चाचा नहीं बल्कि वही राक्षस है? लेकिन तुरंत मैंने खुद को समझाया, नहीं, अभी तो दिन है, इतनी तेज धूप में राक्षस बाहर नहीं निकल सका। जब मैं फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला तो उनकी आंखें दोबारा अजीब ढंग से घूमने लगी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। मैंने डरते डरते पूछा, चाचा आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? चाचा छोटे छोटे कदमों से मेरी तरफ बढ़े, लेकिन आंगन के अंदर नहीं आए। वह वहीं खड़े रहे और बार बार मुझे अपने पास बुलाने लगे। मैंने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखें लाल हो गईं। वह मुझे इस तरह घूरने लगे जैसे अभी जिंदा निगल जाएंगे। मैं डर कर भागा और सीधे रसोई में पहुंचा। दादी खाना बना रही थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, ऐसे घबरा कर क्यों आए? मैं हांफते हुए बोला, दादी चाचा बाहर खड़े हैं। दादी बोली, तो उन्हें बुला लो, खाना तैयार है। मैंने सिर हिलाया, नहीं, मुझे उनसे डर लग रहा है। दादी हंसते हुए बोली, अपने ही चाचा से कैसा डर? मैंने घबरा कर कहा, वो अजीब लग रहे हैं, बहुत डरावने। दादी मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई, लेकिन जब हमने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। दादी हैरानी से बोली, अरे अभी तो यही था। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर गंभीर स्वर में कहा, आज रात हम तुम्हारे दादाजी को बचाने जाएंगे। रास्ते में चाहे कुछ भी दिखाई दे या कोई कुछ भी बोले, न जवाब देना और न ही पीछे मुड़कर देखना, याद रहेगा? मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन दादी रात में तो राक्षस निकलता है। दादी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यही तुम्हारे दादाजी की योजना है। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि तुम्हें भी साथ लाना, डरना मत। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, बादल घिरने लगे थे और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर बाद हम दोनों मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया आंगन में बैठा आराम से चाय पी रहा था। हमें देखते ही उसने नाखुशी से कहा, अगर तुम अपने पति को छुड़वाने की भीख मांगने आई हो तो बेकार आई हो। इतना बड़ा अपराध माफ नहीं किया जाएगा। मुझे पूरे गांव को जवाब देना होगा। अब उनकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। दादी ने शांत स्वर में कहा, मुखिया जी आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे नहीं, आपकी पत्नी से मिलने आई हूँ। मुखिया ने हैरानी से पूछा, उसे किस लिए? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुखिया ने घर के अंदर आवाज लगाई, अरे जरा बाहर आओ। कुछ ही देर में उसकी पत्नी बाहर आई। उसे देखते ही मैं चौंक गया। सिर्फ 15 दिन पहले तक वह बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन अब उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बुझी हुई थी, जैसे उनमें जान ही न बची हो। दादी ने धीरे से कहा, बहन मुझे उस पेड़ की टहनी चाहिए। मुखिया की पत्नी कुछ पल तक चुपचाप हमें देखती रही। फिर उसने पहले अपने पति की तरफ देखा और उसके बाद दादी को चुपचाप आंगन के दरवाजे तक ले गई। वहां पहुंचकर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, रात होने के बाद किसी की भी बात पर भरोसा मत करना और चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। इतना कहकर उसने दादी की हथेली में विलो बेंत की एक छोटी सी टहनी रख दी। दादी ने चिंता से पूछा, बहन तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है। वह फीकी मुस्कान के साथ बोली, गाँव में बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, तुम भी सावधान रहना। इतना कहकर वह वापस घर के अंदर चली गई। दादी कुछ देर तक वहीं खड़ी सोचती रही। आसमान में काले बादल छा चुके थे और चारों तरफ अजीब सा अंधेरा फैलने लगा था। मैंने घबरा कर कहा, दादी शाम होने वाली है। दादी ने आसमान की तरफ देखा, अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ, सूरज की आखिरी रोशनी बाकी है। चलो जल्दी गांव के बाहर चलते हैं। हम मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि सामने से चाचा राहुल आते दिखाई दिए। डर कर तुरंत दादी के पीछे छिप गया। दादी बोली, राहुल जल्दी घर लौट जाओ, अंधेरा होने वाला है। चाचा ने मुस्कुराकर पूछा, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? दादी ने जवाब दिया, हम भी घर ही लौट रहे हैं। तुम पहले घर जाओ और पूजा कहाँ है? उसे अकेले मत घूमने देना, जल्दी घर के अंदर ले जाओ। दादी की बात खत्म होते ही मैंने देखा चाचा की आंखें फिर से अजीब तरह से घूमने लगी। उन्होंने घबराने का नाटक करते हुए कहा, माँ पूजा कहीं गायब हो गई है, जल्दी चलो उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। दादी तुरंत बोली, तो उसे जल्दी ढूंढो, अंधेरा होने वाला है, रात में राक्षस निकलता है। चाचा बोले, हाँ जल्दी चलिए।